नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रेप पे। आरआरबी एनटीपीसी आरआरसी ग्रुप डी सीरीज का ये है वीडियो नंबर 11 और इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जीके और ये है इसका पार्ट 11। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रश्न आते हैं आरआरबी एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम में। लेकिन उससे पहले एक बार शेड्यूल देख लेते हैं जो कि हमारे चैनल पे चल रही है आरआरबी एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी के लिए। रीजनिंग मैथ्स की क्लास सुबह के 10 बजे और शाम के 7 बजे जीके साइंस की क्लास। तो जुड़ जाइए हमारे चैनल से रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं रेलवे के इन एग्जाम्स में। पहला प्रश्न आपके सामने, 1024 GB इज इक्वल टू व्हाट? जीबी अर्थात गीगाबाइट। तो 1024 गीगाबाइट किसके बराबर होता है ये बताना है आपको। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर, ए बी सी या डी, ईबी टीबी पीबी या फिर जेडबी। तो 1024 जीबी अर्थात गीगाबाइट जो है ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है एक टेराबाइट के। 1 टीबी ऑप्शन नंबर 1 है इसका सही उत्तर। टीबी का फुल फॉर्म क्या है? टेराबाइट। ओके आगे बढ़े, लीजिए दूसरा प्रश्न आपके सामने। अब दूसरा प्रश्न है, कौन सी धातु अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है? आपको बताना है लोहा, सीसा, क्रोमियम और तांबा में से कौन सी धातु अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है। ऑप्शन है लोहा, सीसा, क्रोमियम या तांबा। तो यहां पे सही उत्तर क्या होगा ये बताना है आपको। तो यहां जो सही उत्तर होगा बच्चे वो होगा सीसा। लेड ऑक्साइड जो है ये जहरीली गैस है, लेड ऑक्साइड, और ये वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। जो भी गाड़ियां होती है वहां पे उसमें से बहुत सारी गाड़ियों में से लेड ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है जो कि हार्मफुल है एयर के लिए। ओके अगला प्रश्न है आपके लिए, मधेसी समुदाय के लोग कहां के निवासी हैं? मधेसी समुदाय के लोग कहां के निवासी हैं ये बताना है आपको। ऑप्शन है भूटान, पाकिस्तान, नेपाल या फिर मालदीव। तो बच्चे इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या है? वो है ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। नेपाल के ये निवासी हैं। सदर्न रीजन ऑफ नेपाल, नेपाल के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं। कौन? मधेसी समुदाय के लोग। ये एक नेपाली टर्म है मधेस। मधेस क्या है? नेपाली भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ है तराई। तो बिहार, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश के तराई भागों में ये पाए जाते हैं। ओके वहां पे भी ये पाए जाते हैं, नेपाल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शहर में तारामंडल नहीं है? किस शहर में तारामंडल स्थित नहीं है ये बताना है आपको। चेन्नई, मैसूरू, जयपुर या हैदराबाद। प्लेनेटोरियम किस शहर में नहीं है? तो मैसूरू शहर में कोई भी प्लेनेटोरियम नहीं है। चेन्नई में भी है, जयपुर में भी है और हैदराबाद में भी है। अगला प्रश्न ये रहा, दादरा एंड नगर हवेली की राजधानी कहां है? दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी बतानी है आपको। दमन, कवरत्ती, सिलवासा या पोर्ट ब्लेयर। तो पहले दादरा एवं नगर हवेली क्या था? एक यूनियन टेरिटरी था, यूटी था, संघ शासित क्षेत्र था, केंद्र शासित प्रदेश था जिसकी राजधानी हुआ करती थी सिलवासा। लेकिन क्या हुआ? 26 जनवरी 2020 से दादरा नगर हवेली और दमन और दीव को मर्ज कर दिया गया और एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया जिसका नाम है दादरा नगर हवेली एवं दमन व दीव। और इसकी राजधानी कहां पे है? इसकी राजधानी है दमन में। ओके तो अब के तारीख में दादरा नगर हवेली अकेले नहीं है, इसके साथ दमन एंड दीव भी मिल गया जिसकी राजधानी है दमन। क्लियर ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण शहर नील नदी के तट पर स्थित है? आपको बताना है कि नील नदी के तट पर इनमें से कौन सा शहर स्थित है? बुडापेस्ट, सिकंदरिया, बगदाद या लंदन। सिकंदरिया का नाम अलेक्जेंड्रिया है। बताना है आपको कौन सा शहर नील नदी के तट पर स्थित है। तो अलेक्जेंड्रिया जो है ये स्थित है इजिप्ट में। कहां पे है? इजिप्ट में, मिस्र में। तो यही वो शहर है जो कि स्थित है कहां पे? नील नदी के तट पे। ऑप्शन नंबर बी हुआ इस प्रश्न का सही उत्तर। ओके आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिडेमियोलॉजी क्या है? एपिडेमियोलॉजी तो ये क्या है ये बताइए, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो अभी एक बीमारी फैली हुई है जिसका नाम है कोविड-19। जानते ही आप लोग, पूरा विश्व प्रभावित है इससे। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का पैंडेमिक है। क्या है? पैंडेमिक है। तो एपिडेमियोलॉजी जो है
ये बना है किस शब्द से? ये बना है एपिडेमिक शब्द से। एपिडेमिक अर्थात एपिडेमिक क्या हुआ? वैसी बीमारी जो एक विशेष समुदाय में या फिर विशेष क्षेत्र में फैल जाए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एपिडेमिक। और यही बीमारी जब पूरे विश्व में फैल जाती है, बहुत बड़े इलाके में फैल जाती है, विभिन्न देशों में फैल जाती है, तो यही एपिडेमिक क्या बन जाती है? ये बन जाती है पैंडेमिक। तो एपिडेमियोलॉजी क्या है बच्चे? एपिडेमियोलॉजी जो है ये बड़ी आबादी में रोग की घटना है उसके प्रसार का अध्ययन जो है ये कहलाता है एपिडेमियोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए हुआ इस प्रश्न का सही उत्तर। क्लियर ना? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम किसका संगम माना जाता है? आपको बताना है कि त्रिवेणी संगम जो है किसका संगम है? 2 नदियों का, 3 नदियों का, 4 नदियों का या फिर 5 नदियों का? त्रि अर्थात 3, तो यह है 3 नदियों का संगम। ऑप्शन नंबर बी है इस प्रश्न का सही उत्तर। और कौन कौन सी नदियां हैं ये? तो ये 3 नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। सरस्वती जो है ये अदृश्य नदी है। कैसी नदी है? अदृश्य नदी है। हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार क्या है? ये नदी माना जाता है ऐसा कि अंडरग्राउंड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अब निम्नलिखित में से कौन सी घाटी कोयला भंडार की बड़ी मात्रा के लिए जानी जाती है? कोयला भंडार की बड़ी मात्रा के लिए इनमें से कौन सी घाटी जानी जाती है? गोदावरी घाटी, दामोदर घाटी, महानदी घाटी या फिर सिंधु घाटी? तो बच्चे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर घाटी। दामोदर घाटी जो है ये कोयला और अब्रक के भंडार के लिए जानी जाती है। इसका जो एरिया है वो कहां पे है? वो है बिहार और पश्चिम बंगाल के जो बॉर्डर हैं, बिहार एंड वेस्ट बंगाल के बॉर्डर, वो एरिया है ये। और यहाँ पे जो कोयले के भंडार हैं वो मुख्यतः हैं झरिया, रानीगंज, गिरिडीह में स्थित है ये भंडार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, मुगल शासकों के बीच प्रचलित भाषा कौन सी थी? मुगल शासकों के बीच प्रचलित भाषा का नाम बताना है आपको, उर्दू, हिंदी, अरबी या फारसी। तो मुगल शासकों की जो भाषा थी, ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी, जो राजभाषा थी, वो कौन सी थी? जो आधिकारिक भाषा, राजभाषा थी, वो थी फारसी। लेकिन उनके जो भी कार्यक्रम होते थे, धार्मिक अनुष्ठान प्रतिष्ठान जो होते थे, वो होते थे अरबी में। ओके ना? अगला प्रश्न ये रहा, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर बताइए। मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर, पौधों का विकास, तो इसका ऐसा कोई खास नाम नहीं है। रेशम के कीड़ों का पालन, ये हो गया सेरीकल्चर। रेशम के कीड़े किस पे पाए जाते हैं? मुख्यतः शहतूत के पत्तों पर पाले जाते हैं रेशम। और मत्स्य पालन क्या हुआ? ये हो गया पीसीकल्चर। क्लियर ना? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है भारतवर्ष में? 27 अगस्त, 28 अगस्त, 29 अगस्त या फिर 30 अगस्त को? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद का ये जन्मदिन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए? रक्त में पीएच की सीमा बतानी है आपको। पीएच मान किसका? ब्लड का कितना होता है? तो ये बताना है आपको। 6.35 से 6.45, 5.35 से 5.45, 7.35 से 7.45 या फिर 8.35 से 8.45। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चे वो है 7.35 से लेके 7.45, और ऐसा माना जाता है 7.40 के आसपास इसका मान। ठीक है, दोनों का एवरेज निकला ना, तो यही मान लिया गया। इसका मान थोड़ा सा क्या हुआ? बेसिक हुआ। जो 7 जो होता है वो होता है न्यूट्रल, 7 से ज्यादा होता है बेसिक और 7 से कम होता है एसिडिक। क्लियर ना? अगला प्रश्न ये रहा, उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताएंगे जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्रस्तावित स्मार्ट शहरों की पहली सूची में शामिल है। स्मार्ट शहरों की जो पहली सूची बनी थी उसमें जो शामिल शहर थे उसका नाम बताना है आपको। शामिल केंद्र शासित प्रदेश थे उसका नाम बताना है। पुदुचेरी, सिलवासा, नई दिल्ली या चंडीगढ़? तो बच्चे इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? छाती के आसपास के जो हड्डी पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो फ्रंटल जो है ये क्या है? ये मुख्यतः स्कल बोन्स हैं। क्या है? स्कल बोन है, खोपड़ी के बोन है। जांघ की हड्डी तो कहलाती नहीं है। छाती के आसपास की हड्डी, टखने की हड्डी भी नहीं होती है, तो बच्चे ये होती है रिब्स, थोरैसिक बोन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है? ऑप्शन है आपके सामने, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। कौन सी खोज विज्ञान में एक बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, विच इज द करेक्ट आंसर? तो बच्चे यहां जो सही उत्तर होगा वो होगा गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना जो है ये एक बहुत बड़ी खोज के रूप में मानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? पीडीएफ का फुल फॉर्म बताना है आपको, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रोटोकॉल डॉक्यूमेंट फॉर्म, प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट,
पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और पेज वाइज डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो बच्चे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें क्या होता है, जो पीडीएफ फॉर्म होता है उसमें उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, इट कांट बी मॉडिफाइड, बट इजीली शेयर्ड एंड प्रिंटेड, बट इट कैन बी इजीली शेयर्ड एंड प्रिंटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। चंद्रयान 1 चंद्रमा पर खोजबीन के लिए जाने वाला भारत का पहला यान था, इसको कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया था ये बताना है आपको, 2007, 8, 9 या 10 में। तो बच्चे इस प्रश्न का सही उत्तर है 2008 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था और इसका जो था जो लॉन्च करने का जो मकसद था वो था केमिकल जियोलॉजिकल मैपिंग करना। ओके, अगला प्रश्न ये रहा, भारत कब एक संप्रभु राज्य बना? संप्रभु मतलब रिपब्लिक, सवरिन स्टेट कब बना भारत ये बताना है आपको। तो यहां क्या होगा सही उत्तर? यहां सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 को भारत सवरिन स्टेट बना, संप्रभु राज्य बना। ओके, अगला प्रश्न ये रहा, भारतीय ध्वज संहिता 2002 क्या है? भारतीय ध्वज संहिता इंडियन फ्लैग कोड 2002 क्या है ये बताना है आपको। तो ये है एक कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पिच ब्लेंड किससे संबंधित है? पिच ब्लेंड और है ये, किससे संबंधित है? अयस्क है, किसका अयस्क है ये बताना है आपको। ऑप्शंस हैं रेडियम, यूरेनियम, थोरियम या प्लूटोनियम। तो बच्चे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो पिच ब्लेंड जो है ये यूरेनियम का अयस्क है और इसमें 50% से लेके 80% तक क्या पाया जाता है? यूरेनियम पाया जाता है। ठीक है, तो ये थे आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए जीके क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।